हेलो गाइज, आज हम कक्षा 12 के लेसन 8 पादपों में खनिज पोषण को स्टार्ट करेंगे, जिसमें निम्न टॉपिक्स को लेंगे। खनिज पोषण, पादपों में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियाँ, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, पादप पोषण में वृत्त और सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, हाइड्रोपोनिक्स अथवा जल संवर्धन। आज के टॉपिक होंगे हमारे खनिज पोषण, पादपों में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियाँ, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व और पादप पोषण में वृत्त और सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। तो बच्चों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? प्रत्येक जीवधारी अपनी वृद्धि के लिए और जीवन चक्र लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है, वे पदार्थ उस जीवधारी का पोषण कहलाते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में रखा गया है, परपोषी और स्वापोषी। परपोषी हेटेरोट्रोप्स। परपोषी आप पढ़ते आए हो, पर मीन्स दूसरों, पोषी दूसरों से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और स्व मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डिफरेंट परिभाषा याद करेंगे। परपोषित वे जीव जो अपनी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं परपोषी, जिसमें क्लोरोफिल रहित सभी पादप जैसे कवक, जीवाणु, सभी जंतु परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी, जिसमें हरे पादप आते हैं। स्वपोषी हरे पादपों को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये केवल कार्बनिक पदार्थों के लिए ही बाह्य स्रोतों पर ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ ये स्वयं संश्लेषित करते हैं। आपको मालूम है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें वो कार्बनिक पदार्थ स्वयं बनाते हैं। तो केवल अकार्बनिक पदार्थ बाह्य स्रोतों से लेते हैं, इन्हें स्वपोषित कहा जाता है। जिसमें सभी हरे पादप जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब स्वपोषी में आते हैं। चूंकि पादप कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण से कर लेते हैं और अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ति मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों से करते हैं। अतः हरे पौधों में पोषण का अभिप्राय मुख्यतः खनिज पोषण से है। वो पोषण में क्या ले रहे हैं बाहर से? अकार्बनिक पदार्थ। और वो कहाँ से ले रहे हैं? मृदा से जल के साथ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से वे सभी तत्व जो पादपों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं। और पादपों द्वारा इन तत्वों का अवशोषण और प्रयोग करने की क्रियाविधि को खनिज पोषण कहते हैं। पादपों की खनिजों पर निर्भरता का सर्वप्रथम प्रमाण 1804 में डी सोसर ने दिया था। अब बच्चों, हम अध्ययन करेंगे कि इन खनिज पोषकों की आवश्यकता कितनी है, किस मात्रा में है। इसके लिए 3 विधियां बताई गई हैं। पादप भस्म का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश, बालू संवर्धन प्रयोग, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, जल संवर्धन प्रयोग, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसमें यह बताया गया है कि किस तत्व से पौधे के लिए कौन सा तत्व क्यों उपयोगी है, उसकी कमी से पौधे में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो पादप के लिए क्या ये तत्व आवश्यक ही हैं, इसके लिए ये विधियां बताई गई हैं। पहला है पादप भस्म विश्लेषण। इस विधि में ताजे पौधे को 1 से 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में गर्म किया जाता है। इस ओवन में गर्म करने से क्या होगा? जो इसमें समस्त जल है वो वाष्पित हो जाएगा, और अब जो अवशेष बचेगा उसको शुष्क पदार्थ कहा जाता है, ड्राई मैटर। और इसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? शुष्क भार। अब इस शुष्क भार में पौधे में तुम्हें पता है कार्बनिक पदार्थ भी हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी हैं। तो इस शुष्क भार में कार्बनिक पदार्थ भी हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी हैं। कार्बनिक पदार्थ क्योंकि पौधे स्वयं बनाते हैं तो उसका इतना आशय नहीं है। अकार्बनिक पदार्थ ज्ञात करने के लिए कि पौधे मृदा से
किन अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं और उसकी क्या उपयोगिता है। इसके लिए शुष्क नमूनों को, जो ये शुष्क भार ज्ञात किया है, जो शुष्क पदार्थ बचे हैं, उन नमूनों को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाया जाता है, जिससे क्या होगा, जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाएंगे CO2 के रूप में, अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, और जो शेष पदार्थ बच जाएंगे उनको पादप भस्म कहा जाता है। और इसमें पौधे के बचे हुए अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं। पादप भस्म में ही अकार्बनिक पदार्थ, अवाष्पशील खनिज सभी उपस्थित होते हैं। तो इस विधि में केवल पादपों में उपस्थित तत्वों की उपस्थिति का निर्धारण किया गया है, लेकिन इस विधि के द्वारा तत्वों की उपयोगिता और अनिवार्यता का निर्धारण नहीं हुआ कि किस तत्व की क्या उपयोगिता है और उसकी क्या अनिवार्यता है। इसके लिए दूसरी विधि हम पढ़ेंगे, बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग, सैंड कल्चर। सैंड कल्चर, सैंड यानी कि आप जानते हो रेत। जब रेत में पौधे को उगाया जा रहा है और उससे हम ज्ञात कर रहे हैं कि किस तत्व की क्या उपयोगिता है। रेत क्यों ली गई है? क्योंकि रेत जो है, एक तो पौधे को बांधे रखेगी, दूसरा रेत के कण जो है मोटे होते हैं, तो एयर, वायु जो है आसानी से पास हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पौधे को बालू रेत पर उगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बालू को HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोकर उसे निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत करने से उसमें जो खनिज तत्व उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बालू में जो खनिज तत्व उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब इस निर्जमीकृत बालू को पानी से धोकर सुखाया जाता है, यानी 3 क्रियाएं की गई। पहले HCl से धोया गया, फिर उसको निर्जमीकृत किया गया और फिर सुखाया गया। अब इसमें कई पौधों को उगाया जाता है। इसको 2 कैटेगरी बना दी जाती हैं, जिसमें एक कैटेगरी में जो पौधे उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं नियंत्रण पौधे। नियंत्रण पौधे किनको कहा गया है कि उन पौधों को सभी पोषक तत्व घोलकर उसमें डाल दिए जाते हैं उस बालू में। और दूसरी कैटेगरी में अपूर्ण पौधे, अलग अलग पात्रों में एक या एक से अधिक तत्वों की कमी कर दी जाती है और उसमें पौधों को उगाया जाता है, उनकी कमी में उगाया जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि किस तत्व की कमी से पौधे में क्या लक्षण उत्पन्न हुए। हमें यही ज्ञात करना था कि तत्वों की पौधों के लिए उपयोगिता क्या है। तो इस विधि से ये ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न पोषक घोल में पौधे की वृद्धि और न्यूनता के लक्षणों का प्रेक्षण कर तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। बालू, आजकल क्या किया जा रहा है कि बालू में उगाने से कई कठिनाइयाँ आती हैं, तो आजकल बालू के स्थान पर कृत्रिम मृदा, जिसे वर्मीकोलाइट कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। वर्मीकोलाइट क्या है? वर्मीकोलाइट एक तरह का पृथ्वी से निकाला जाने वाला, प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है, लेकिन इसको बाद में ताप भट्टियों में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो उत्पाद मिलता है उसको पौधे उगाने के काम में लिया जाता है। ये अधिक उपयोगी क्यों है बालू से? क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं हैं। यह हल्के भार वाला होता है, रसायन अक्रिय होता है, अनुवर होता है, यानी इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो वृद्धि नहीं करते, अधिक जल अवशोषण क्षमता युक्त होता है और ऊष्मारोधी होता है। तो इस तरह से वर्मीकोलाइट का प्रयोग करके पौधों के उगाने को वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है कि वर्मीकुलोपोनिक्स क्या है। तो जब वर्मीकोलाइट का प्रयोग करके पौधों को उगाया जाता है उस विधि को वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। और वर्मीकोलाइट है क्या? ये पृथ्वी में पाए जाने वाला प्राकृतिक अवस्था में एक खनिज पदार्थ है। आगे हम थर्ड
जो है विधि पढ़ेंगे जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन मेथड में जल का प्रयोग किया जाता है। बालू मिट्टी के स्थान पर जल का प्रयोग किया जाता है। केवल जल का प्रयोग करके उसको पोषक माध्यम डाल दिए जाते हैं उस घोल में, लेकिन उसमें O2 का अभाव होता है। चूँकि घोल में O2 का अभाव होता है इसलिए साइड से O2 उसमें पास की जाती है और इस विधि को क्या बोला जाता है? हाइड्रो यानी वाटर, पानी, पोनिक्स लेबर, पानी के साथ जो विधि अपनाई जा रही है यह विधि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो जो बालू के साथ वर्मीकोलाइट का प्रयोग करके बालू के स्थान पर की जाती है वो वर्मीकुलोपोनिक्स, और जो पानी के साथ पौधे का संवर्धन किया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये दोनों ही मेथड इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स। पौधे के लिए कौन से खनिज तत्व आवश्यक हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पौधे के लिए अनेक खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। ये तत्व खनिज पोषक कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों में से 60 तत्वों की उपस्थिति पौधों में बताई गई है, जिसमें से केवल सामान्य वृद्धि के लिए 17 तत्व अनिवार्य हैं। तो 17 तत्व आवश्यक हैं जिनको क्या बोला जाता है? अनिवार्य तत्व, और शेष तत्वों को अनावश्यक तत्व कहा जाता है। इन 17 तत्वों को अनिवार्य किस आधार पे कहा गया है? ये इस आधार पे कहा गया है कि यदि ये तत्व नहीं होंगे तो पादप की सामान्य वृद्धि और जनन नहीं होगा। अर्थात सामान्य वृद्धि और जनन के लिए ये तत्व अनिवार्य हैं। दूसरा, इस तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए या विशिष्ट होती है, अर्थात इस जो अनिवार्य तत्वों में शामिल हैं उसकी कमी को दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सकता। तीसरा, ये तत्व उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं और प्रत्येक तत्व की कमी से विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इन 17 तत्वों को जो अनिवार्य तत्व कहलाते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है, 9 और 8। 9 तत्व जो हैं अधिक मात्रा में आवश्यक हैं पौधे के वृद्धि के लिए, और 8 तत्व की मात्रा पौधे को सूक्ष्म रूप में चाहिए, कम चाहिए। तो वृत्त पोषक तत्व, जिन्हें गुरु पोषक तत्व भी कहा जाता है, वो 9 हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें जो है गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है, उनकी संख्या 8 है। 8 और 9 17, जो कि अनिवार्य हैं पौधे के लिए। वृत्त पोषक तत्व की मात्रा 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 mg होती है, और ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 9 तत्व हो गए। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम उपस्थित होते हैं, और ये हैं आपके आयरन, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक और निकेल। 8 तत्व हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ये आपको याद करने हैं। और जो वृत्त पोषक तत्व हैं, ये कौन से तत्व जो हैं अधिक मात्रा में आवश्यक हैं, वो हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये बहुत अधिक मात्रा में पादपों को आवश्यक होते हैं। आप जानते हो जो उर्वरक काम में लिए जाते हैं उनमें इनकी मात्रा अधिक होती है। क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पादप कहाँ से ले लेते हैं? वायुमंडल से, जल से ग्रहण कर लेते हैं। तो प्राथमिक वृत्त मात्रिक पोषक तत्व NPK, जिन्हें क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है,
यदि आपसे पूछा जाए कि क्रांतिक तत्व कौन से हैं, तो NPK, और इन्हें प्राथमिक व्रत मात्रिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। और ये किसका भाग है? व्रत पोषक तत्व के। और द्वितीयक व्रत मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं जो बाकी के रह जाते हैं? सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये द्वितीयक व्रत मात्रिक पोषक तत्व हैं। अब हम ये पढ़ा हमने उपस्थिति के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्व कितने भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है: संरचनात्मक तत्व, ऊर्जा संबंधित तत्व, एंजाइम सक्रियक और परासरणी तत्व। संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तत्व पादप के जैव रसायनों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, RNA, DNA आदि के लिए आवश्यक है, यानी उसकी संरचना के लिए आवश्यक है ये तत्व। ये सभी जो है कोशिका भित्ति में, इनमें सब में पाए जाते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऊर्जा संबंधित तत्व, जो ऊर्जा संबंधित पादपों में जैसे ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है, तो ATP में फास्फोरस होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पादपों में, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें मैग्नीशियम होता है। तो फास्फोरस और मैग्नीशियम को ऊर्जा संबंधित तत्व कहा गया है। एंजाइम सक्रियक, जो कि एंजाइम को सक्रिय करते हैं या निरोधक करते हैं, उसमें आते हैं मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। और आप पढ़ चुके हैं परासरणी तत्व। आपने पढ़ा कि रंध्र के खुलने में, बंद होने में किसकी भूमिका रहती है, किस आधार पे की जाती है वो परासरणी दाब, उसको कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम। तो परासरणी तत्व में पोटेशियम और क्लोरीन को रखा गया है। ये बच्चों आपको याद रखने हैं ये तत्व। तो कार्य के आधार पे 4 तरह के हो गए, उपस्थिति के आधार पे 2 प्रकार के हो गए। अब 2 बातें और आपको याद रखनी है कि अखनिज तत्व किन्हें कहा गया है? जो तत्व भूमि से प्राप्त नहीं होते पादप को, और पौधे उसको वायुमंडल या जल से ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को पादप जो हैं CO2 और O2 से ग्रहण कर लेते हैं वायुमंडल से, और हाइड्रोजन को वाटर से ग्रहण करते हैं। तो इनको क्योंकि पादप मृदा से ग्रहण नहीं कर रहे, इसलिए इनको बोला जाता है अखनिज तत्व। तो अखनिज तत्व की श्रेणी में आएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और शेष तत्व जो कि पौधे भूमि से, मृदा, जल से ग्रहण कर रहे हैं, उनको बोला जाता है खनिज तत्व। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक